बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे यहाँ सियाला नवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्टेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कि कोई भी शहरी प्रॉपर्टी ख़रीद करने से पहले किन चीज़ों का खास ख्याल करना चाहिए। एक होती है शहरी प्रॉपर्टी, एक होती है ज़रूरी ज़मीन। शहरी प्रॉपर्टी जो है उसको सकनी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो शहर के अंदर म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर आती हो या किसी आबादी तय के अंदर गाँव वगैरह के अंदर की प्रॉपर्टी हो, उसको सकनी प्रॉपर्टी कहते हैं। जब भी आप कोई शहर के अंदर मकान, प्लाट, प्लाजा, दुकान या कोई खाली जगह खरीद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मलकियत के सबूत का जो है वो उसका पता करवा लें। फ़र्द मलकियत होती है, फ़र्द मलकियत देख लें, उसकी फ़र्द मलकियत की वेरिफिकेशन भी करवा लें और इस बात की तस्दीक करवा लें कि क्या इस प्रॉपर्टी की कोई लिटिगेशन तो नहीं किसी कोर्ट के अंदर, सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत। एग्रीमेंट लिखने से पहले आप इस बात की भी तस्दीक कर लें कि क्या इस बंदे ने कोई किसी शख्स के साथ कोई एग्रीमेंट पहले ऑलरेडी तो नहीं किया हुआ, क्या वो जगह, प्लाट, मकान, दुकान किसी को किराए पे तो नहीं दी हुई, और किरायानामा उसका अगर तहरीर है तो फिर उस किरायानामा को मनसूख करवाना होगा। अगर तो आप नगद रकम के साथ वो कोई प्रॉपर्टी खरीद करना चाहते हैं तो आप तहसीलदार के पास जाके, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके नगद रकम अदा करके टेबल पे उसी वक्त आप बयान ले सकते हैं और मलकियत अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर तो आप नगद रकम नहीं है और आप बयाना देना चाहते हैं तो उसमें एग्रीमेंट लिखने से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि क्या ये मालिक है, ओरिजिनल मालिक है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, क्या उसकी मलकियत जो है वो कहीं विरासती इंतकाल तो नहीं हुआ। अगर उसका विरासती इंतकाल हुआ तो क्या उसने अपनी विरासती इंतकाल के अंदर किसी वारिस को मारूम तो नहीं किया। अगर किसी वारिस को उसने बहन भाई को मारूम किया हुआ है तो फिर भी वो प्रॉपर्टी मुतनाज़ा हो सकती है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई वारिस उस प्रॉपर्टी को डिक्लेरेटरी सूट के अंदर चैलेंज कर सकता है। तो आप इकरारनामा जब लिख रहे हैं तो उस इकरारनामे के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि उस इकरारनामे के जो गवाहान हैं वो अपने लिखवाएं, अपने ज़ाती अजीज़ों कारब लिखवाएं, उनके ओरिजिनल दस्तखत अंगूठा जात करवाएं। कभी भी जो मालिक है उसके अपने गवाहान ना लिखवाएं, कभी भी किसी पे एतमाद ना करें। जब आप एतमाद करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। तो सकनी जो प्रॉपर्टी होती है उसका एक तो आपको मोहल्ले को लिखना ज़रूरी होता है और उसकी रजिस्ट्री होती है। जो यह अहम बात है, उसकी रजिस्ट्री यानी बैनामा लिखवा लें। बैनामे के अलावा डायरेक्ट इंतकाल कभी ना करवाएं। अगर डायरेक्ट इंतकाल करवाएंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी, आपको लिटिगेशन में जो है उलझा दिया जाएगा। तो रजिस्ट्री जो है उसका बैनामा तैयार करें, उसके अंदर मोहल्ले वकूल लिखें, मशरक़ मगरब शुमाल जनूब, सड़क, दुकान, मकान, घर, कोई रोड, कोई सोलन, कोई गली, कोई सारी सूरत हाल जो है उसको बगौर देखें और जो बंदा सेल कर रहा है उसकी साबका जिससे उसने खरीद की है उसकी रजिस्ट्री जो है उसके साथ कैनी करें या हमसाये से उसकी तसल्ली करवा लें अपने तौर पे। उसके बाद उसका एग्रीमेंट लिखें और बयाना कम से कम जो है वो देने की कोशिश करें। और जब आप बयाना दे रहे हैं तो उसका कब्जा 100% जो है आपको पहले उसके साथ वसूल करना चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी का कब्जा वसूल नहीं कर रहे, कब्जा नहीं ले रहे, तो फिर समझें कि आपके साथ धोखा हो सकता है और आपको कब्जा जो है नहीं मिलेगा, आप लिटिगेशन में आ सकते हैं। तो जब आपका कब्जा नहीं होगा तो आप मालिक नहीं बन पाएंगे, आपको जो है वो लिटिगेशन में उलझा दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप एग्रीमेंट करें तो कब्जा फौरी हासिल कर लें। जब आप कब्जा हासिल कर लेंगे तो आप जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना कागज जो होता है आधा मालिक होता है, वो आपको कभी भी कब्जा नहीं देगा और अगर देगा तो वो ब्लैकमेल करेगा आपको, तो आपको उसको उसकी ब्लैकमेल के अंदर आना पड़ेगा, फिर आपको उसका कब्जा मिलेगा। तो उसमें जो है फिर एक और अहम बात यह है जो अक्सर लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड हो जाता है कि एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। फर्ज किया मैंने कोई प्लाट खरीद किया, मैंने आगे दूसरे बंदे को फरोख्त कर दिया उसी एग्रीमेंट की रूह से,
दूसरे ने तीसरे शख्स को फरोख्त कर दिया, तीसरे ने चौथे को फरोख्त कर दिया, यार इसके बाद एग्रीमेंट था। हालांकि वो ना एग्रीमेंट लिख सकता है ना वो मालिक है, उसके साथ कभी भी एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट ना करें। डायरेक्ट मालिक के साथ एग्रीमेंट करें, डायरेक्ट मालिक जो है उसके साथ सट्टा लिखवाएं, गवाह अपने रख के। कभी ये गलती ना करें, आपका नुकसान हो जाएगा, आपके लिए बड़े मसाइल, आपको टेंशन जो है वो हो जाएगी, और आप जो है ना अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे, आपका माली नुकसान भी होगा, ज़हनी परेशानी भी होगी आपको। तो आखिरी बात जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं कि मैंने एक प्लाज़ा ख़रीद कर लिया करोड़ों रुपए में, और मैंने जब उसका रजिस्ट्री करवाना चाह रहा था या चाहूँगा, तो मैं लालच करूँगा कि यार इसका जो प्लाज़ा है इसकी तो जो ड्यूज़ है, गवर्नमेंट ड्यूज़ जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ लोग आपको कहेंगे आप इसको खाली प्लाट लिखवा लें। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, प्लाजे को खाली प्लाट ना लिखवाएं, या मकान को खाली प्लाट ना लिखवाएं, या दुकान को खाली प्लाट कभी ना लिखवाएं। अगर आप लिखवाएंगे तो आपका करोड़ों रुपए का, लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, आपको कभी भी वो बिल्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका प्लाट जो है उस बैनामे रजिस्टर के अंदर खाली प्लाट लिखा गया है। तो आपको मुकदमात के अंदर धकेल दिया जाएगा। समझो आपके साथ धोखा हो रहा है, आपने लाख 2 लाख रुपए अगर उसमें बचत की है तो आप करोड़ों रुपए का नुकसान उठा सकते हैं। तो कभी भी ये लालच ना करें, जो उसकी हालत है उस प्रॉपर्टी की वही लिखवाएं। ओरिजिनल मकान है तो उसके कमरा जात, उसकी हवेली, गेट, वो जो छती बिल्डिंग है उसकी सारी तफसील लिखवाएं, वॉशरूम, नलका तक पूरी डिटेल लिखवाएं। खाली प्लाट है तो खाली प्लाट लिखवाएं, कोई दुकान है तो उसकी पूरी हिस्ट्री बताएं, उसकी सूरत हाल सारी लिखवाएं। प्लाजा है तो उसकी सारी तफसील लिखवाएं, क्योंकि खाली प्लाट की जो सरकारी फीस है वो कम है, बिल्डिंग की, मकान की ज़्यादा है। तो अक्सर देखा गया है कि वो छती हुई तामीर शुदा बिल्डिंग जो है के बजाय वो खाली प्लाट लिखवा देते हैं, और वो जो है लिटिगेशन में आ जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो ये मेरा मुख्तसर लेक्चर था, तो जो आपके लिए उम्मीद है कि मुफीद साबित हो।